सुप्रभात बच्चों। कल हमने आणविक कक्षक सिद्धांत के बारे में पढ़ा। आणविक कक्षक परमाणविक कक्षकों के अतिव्यापन के फलस्वरूप बनते हैं। परमाणविक ऑर्बिटलों की रेखीय संयोग विधि या लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यानी आणविक कक्षकों का निर्माण होता है। दो प्रकार के आणविक कक्षक बनते हैं। ऐसे आणविक कक्षक या आणविक ऑर्बिटल जिनकी ऊर्जा न्यूनतम होती है उन्हें आबंधी आणविक कक्षक कहते हैं तथा जिनकी ऊर्जा कम होती है अधिक होती है उन्हें अनाबंधी आणविक कक्षक कहा जाता है। LCAO विधि द्वारा सिग्मा एवं पाई आबंधी और अनाबंधी आणविक कक्षकों के निर्माण होते हैं। यदि आणविक कक्षकों का अतिव्यापन अक्षीय होता है या रेखीय होता है तो उससे सिग्मा आबंध बनता है तथा यदि उनका पार्श्व अतिव्यापन होता है या लंबवत अतिव्यापन होता है तो उस स्थिति में पाई आबंधी और पाई अनाबंधी आणविक कक्षकों के निर्माण होते हैं। अब इनकी जो उपर्युक्त परिस्थितियां हैं, जैसे जो संयोग करने वाले कक्षक हैं या ऑर्बिटल हैं उनकी ऊर्जाएं लगभग बराबर या तुलनीय होनी चाहिए। जैसे किसी समद्विपरमाणविक अणुओं में एक परमाणु का 1s दूसरे परमाणु के 1s से ही संयोग कर सकता है। 2s 3s या 4s से संयोग नहीं करता। जो संयोग करने वाले परमाणविक ऑर्बिटल हैं उनका अभिविन्यास भी एक जैसा होना चाहिए। अगर अभिविन्यास एक जैसा नहीं है तो उस स्थिति में उनके मध्य संयोग नहीं होगा तथा आणविक कक्षकों के निर्माण नहीं हो सकते। जैसे आप देखिए, ये एक S कक्षा है, ये एक P कक्षा है। दोनों के अभिविन्यास अक्षीय है। आप देखिए, दोनों एक ही अक्ष पर है। जब एक अक्ष पे है तो इन दोनों के मध्य ओवरलैपिंग हो सकती है। ये प्रॉपर एलोकेशन है या प्रॉपर ओरिएंटेशन है। लेकिन अगर एक अक्ष पर है और दूसरा इस अक्ष के लंबवत है तो यह अभिविन्यास उपयुक्त नहीं है और इन दोनों के बीच होने वाला जो ओवरलैप है ये नहीं होगा। तो इसको कहते हैं इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन या अनुपयुक्त अभिविन्यास। और नंबर 3 है, जो भी
अतिव्यापन करने वाले कक्षक हैं। इन कक्षकों में अधिकतम अतिव्यापन होना चाहिए। तो यहाँ पे ये संयोग करने की उपयुक्त परिस्थितियाँ हैं। अब देखते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन द्वारा एटॉमिक ऑर्बिटल का निर्माण। LCAO विधि द्वारा आणविक कक्षकों का या आणविक ऑर्बिटलों का निर्माण। LCAO यानी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल या परमाणविक कक्षकों का, परमाणविक ऑर्बिटलों का रेखीय संयोग विधि। अब देखते हैं S परमाणविक ऑर्बिटलों से प्राप्त आणविक ऑर्बिटल। इसमें हम ये देख रहे हैं कि 1s और 1s दो परमाणविक ऑर्बिटल हैं और इन दोनों परमाणविक ऑर्बिटलों का चूंकि अभिविन्यास समरूप है, तो इन दोनों के रेखीय संयोग में एक में अगर इनका श्रृंग दूसरे के श्रृंग के साथ ओवरलैप करता है यानी साई ए प्लस साई बी, तो ये चूँकि अच्छी अतिव्यापन हो रहा है, दोनों के अक्ष समान हैं, इसलिए यह जो परमाणविक ऑर्बिटल आणविक ऑर्बिटल का निर्माण करेगा, इसमें आप देखो एक नाभिक यहाँ है, एक नाभिक यहाँ है और पूरा इलेक्ट्रॉनिक जो मेघ है यह इन दोनों नाभिकों के चारों तरफ समान रूप से वितरित हो गया। अब चूंकि इनके प्रॉपर ओरिएंटेशन से ओवरलैप हुआ है, तो इस दशा में इनके बीच में सिग्मा बंध बनेगा और आबंधी आणविक कक्षक का निर्माण होगा। यदि एक का श्रृंग दूसरे के गर्त के साथ ओवरलैप करता है तो इनके तरंग फलन आपस में घट जाएंगे और उस दशा में यह जो आणविक कक्षक है ये दो लोबों में विभक्त हो जाएंगे और चूंकि इनका रेखीय संयोग हुआ है, अक्षीय अतिव्यापन हुआ है, तो यहाँ पे जो बंध बनेगा वो अनाबंधी या एंटी बॉन्डिंग 1s सिग्मा कक्षक बनेगा। ये एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 1s है। तो s परमाणविक ऑर्बिटलों से सिग्मा 1s बॉन्डिंग और सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग कक्षक परमाणविक कक्षक आणविक कक्षकों का निर्माण होता है। अब देखते हैं p परमाणविक ऑर्बिटलों से प्राप्त आणविक कक्षक। p ऑर्बिटल या तो अक्षीय अतिव्यापन करते हैं या पार्श्व अतिव्यापन करते हैं। तो सम्मुख या अक्षीय अतिव्यापन देखते हैं। यहाँ देखिए p कक्षक हैं, इन p कक्षकों के अक्ष एक जैसे हैं दोनों के दोनों। ये दोनों अगर अक्षीय अतिव्यापन करेंगे तो इनमें भी वही होगा, एक इनके श्रृंग का अतिव्यापन और एक इनके श्रृंग और गर्त का अतिव्यापन। अगर श्रृंग का अतिव्यापन होता है तो इनके तरंग फलन आपस में जुड़ेंगे और उस दशा में चूंकि अच्छी अतिव्यापन है इसलिए सिग्मा बंध बनेगा। तो यहाँ पर देखिए ये सिग्मा बंध बन गया और इसमें क्या होगा, ये पॉजिटिव लोब होगा और ये दोनों तरफ नेगेटिव लोब होगा। ये सिग्मा p बॉन्डिंग, चूँकि pz का अतिव्यापन हुआ इसलिए सिग्मा pz ये बॉन्डिंग हो गया। अब अगर इनके श्रृंग और गर्त का होता है तो इनके तरंग फलन घटेंगे, तब ये दो लोब बनेंगे और ये दोनों एंटी बॉन्डिंग होंगे। सिग्मा 2pz
एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। लेकिन अगर इनके पार्श्व अतिव्यापन हो, जैसा कि यहाँ px और py देता है, तो इसमें क्या है, px और py में जब पार्श्व अतिव्यापन होगा तो ये इधर का अतिव्यापन इधर हो गया, इधर का अतिव्यापन इधर हो गया। इनमें भी अगर इनकी श्रिंग का अतिव्यापन होता है तो ये पाई 2px या 2py बॉन्डिंग बनेगा। और अगर इनकी श्रिंग और गर्त का हुआ तो इनके तरंग फलन आपस में घटेंगे और ये तब 4 लोब में विभक्त हो जाएगा। ये पाई 2px या 2py एंटी बॉन्डिंग कक्षक या अनाबंधी कक्षक बनेंगे। अनाबंधी कक्षकों की ऊर्जाएं उच्च होती हैं, आबंधी या बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स की ऊर्जाएं निम्न होती हैं। अब आते हैं सिग्मा तथा पाई आणविक ऑर्बिटलों में अंतर क्या है। जैसा कि हमने पहले ही बताया है कि सिग्मा आणविक ऑर्बिटल अक्षीय अतिव्यापन या सम्मुख अतिव्यापन से बनते हैं और परमाणविक ये पाई आणविक ऑर्बिटल इनके पार्श्व अतिव्यापन से बनते हैं। सिग्मा आणविक ऑर्बिटलों में परमाणविक ऑर्बिटलों का अतिव्यापन अधिकतम होता है, जबकि पाई आणविक ऑर्बिटलों में ये काफ़ी कम होता है। सिग्मा आणविक ऑर्बिटल अंतर्नाभिकीय अक्ष के सापेक्ष घूर्णन में सममित होती है, जबकि पाई में ऐसा नहीं होता है। सिग्मा आणविक ऑर्बिटल द्वारा निर्मित जो सहसंयोजी बंध है वह मजबूत होता है, जबकि पाई आणविक ऑर्बिटल द्वारा निर्मित जो आणविक कक्षक हैं या आणविक ऑर्बिटल हैं ये दुर्बल बंध बनाते हैं। अब आते हैं आणविक ऑर्बिटल की ऊर्जाओं का सापेक्ष क्रम तथा ऊर्जा स्तर आरेख। यह 2 कारकों पर निर्भर करता है। नंबर 1, उन परमाणविक ऑर्बिटलों की प्रकृति पर जिनसे इनका निर्माण हुआ है, तथा नंबर 2, परमाणविक ऑर्बिटलों के मध्य अतिव्यापन की सीमा क्या है। विभिन्न प्रकार के आणविक कक्षकों के ऊर्जा की गणना अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोलॉजी के द्वारा या स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा होता है। ऑक्सीजन और फ्लोरीन के अतिरिक्त किसी समनाभिकीय द्विपरमाणुक अणु के लिए जो ऊर्जा का या विभिन्न ऊर्जा का क्रम है वह कुछ इस प्रकार से है। आप देखो, पहले है सिग्मा 1s, उसके बाद सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, फिर सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग, इसके बाद पाई 2px और पाई 2py है, इसके बाद सिग्मा 2pz है, फिर पाई 2px और पाई 2py एंटी बॉन्डिंग है, फिर सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग है। ये ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है। लेकिन ऑक्सीजन और फ्लोरीन में पाई 2px और 2py से पहले सिग्मा 2pz आता है और सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग सबसे अंत में आता है। आणविक ऑर्बिटलों की सापेक्ष ऊर्जा को सुगमतापूर्वक एक ऊर्जा स्तर आरेख के द्वारा निरूपित
कर सकते हैं। जैसा कि इसमें दिया हुआ है, आप देखिए यह एक ऊर्जा स्तर आरेख है। इस ऊर्जा स्तर आरेख में ऑक्सीजन और फ्लोरीन के अतिरिक्त जितने समपरमाणविक द्विअणु बनते हैं उनका ऊर्जा स्तर आरेख यहाँ दिया हुआ है। आप इसको देख सकते हो। एक एटॉमिक ऑर्बिटल इधर है, दूसरे परमाणु का एटॉमिक ऑर्बिटल इधर है। क्रमशः 1s 2s और 2p है ये यहाँ तक। पहले का 1s ये है, 2s है, 2p है। 1s का निर्माण हुआ तो 1s बॉन्डिंग और 1s एंटा बॉन्डिंग बना। 2s का हुआ तो 2s बॉन्डिंग और 2s एंटी बॉन्डिंग हुआ। यहाँ पे px और py से पाई ऑर्बिटल बने बॉन्डिंग, और pz से सिग्मा बना बॉन्डिंग। इसके बाद पाई का एंटी बॉन्डिंग और सिग्मा का एंटी बॉन्डिंग। ये क्रमशः ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है। इस क्रम में हम इनके आरेख को प्रदर्शित करते हैं रेखात्मक रूप से। अब इनमें इलेक्ट्रॉनों का समावेशन कैसे होगा? इलेक्ट्रॉनों का समावेशन अफबाउ के नियम के आधार पर होगा और ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में होगा। अफबाउ के नियम के अनुसार आणविक ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉनों का समावेशन उनके बढ़ते हुए ऊर्जा क्रम में होता है, मतलब न्यूनतम का पहले, अधिकतम का बाद में। पाली का अपवर्जन नियम कहता है कि दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं होंगी तो किसी एक ही आणविक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉनों का समावेशन होगा और उनकी ऊर्जाएं क्रमशः समान होंगी, लेकिन उनके स्पिन यानी चक्रण एक दूसरे के विपरीत होंगे। हुंड का नियम ये कहता है कि सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे तब युग्मन आरंभ होगा। आणविक कक्षकों में भी यही होता है। जहाँ तक संभव होता है एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं और जब सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाता है तब युग्मन शुरू करते हैं। चौथा है, विपरीत आबंधी ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉनों का समावेशन भी ठीक वैसे ही होता है जैसे कि आबंधी आणविक ऑर्बिटलों में। लेकिन एक चीज है, पहले आबंधी ऑर्बिटल भर जाएंगे, उनका युग्मन हो जाएगा, तब अनाबंधी ऑर्बिटलों को भरते हैं। ऐसा नहीं है कि आबंधी में एक एक हो गए तो अनाबंधी में भी एक एक भर दिया। पहले आबंधी में एक एक भरेंगे, फिर उसका युग्मन करेंगे और युग्मन करने के पश्चात पुनः आबंधी में एक एक भरेंगे और तब उनका युग्मन करेंगे। अब देखते हैं आबंध क्रम क्या है। परमाणु ऑर्बिटलों के अतिव्यापन से बने हुए आणविक ऑर्बिटल के अतिव्यापन से बने हुए सहसंयोजी बंधों की संख्या तथा अणुओं के सापेक्ष स्थायित्व को आबंध क्रम कहा जाता है। किसी अणु की आबंधी आणविक ऑर्बिटल तथा विपरीत बंधी आणविक ऑर्बिटल में समावेशित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के अंतर के आधे को उस अणु का आबंध क्रम कहा जाता है। जैसे आबंध क्रम बराबर 1/2 आबंधी आणविक ऑर्बिटलों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या माइनस विपरीत बंधी आणविक ऑर्बिटलों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, या 1/2 Nb माइनस Na। Nb
आबंधी इलेक्ट्रॉन है और Na अनाबंधी इलेक्ट्रॉन है। तो ये आबंध क्रम हो गया। अब इसका महत्व क्या है? नंबर 1, अणु का स्थायित्व। आबंधी आणविक ऑर्बिटलों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन अणु को स्थायित्व प्रदान करते हैं तथा विपरीत बंधी आणविक ऑर्बिटलों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन अणु के स्थायित्व को कम करते हैं। अतः आबंध क्रम के माध्यम में किसी अणु के स्थायित्व की व्याख्या हम कर सकते हैं। यदि आबंध क्रम धनात्मक है तो वह स्थायित्व होगा, यदि ऋणात्मक है तो उसका स्थायित्व बहुत कम होगा, अगर शून्य है तो वह स्थिर होगा। आबंध की प्रकृति पूर्णांक मान 1, 2, 3 प्रदर्शित करते हैं तो वह क्रमशः एकल, द्वि एवं त्रिबंध होगा। आबंध दूरी बंध क्रम के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अतएव बंध क्रम उतना ही जितना अधिक होगा, बंध दूरी उतनी ही कम होगी। चुंबकीय प्रकृति में अगर सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं तो प्रतिचुंबकीय, अगर एक भी अयुग्मित है तो अनुचुंबकीय, और अयुग्मित उपस्थित इलेक्ट्रॉनों पर एक अणु का आबंध क्रम भिन्नात्मक प्राप्त होता है। अतएव किसी अणु का आबंध क्रम भिन्नात्मक है तो उसकी प्रकृति अनुचुंबकीय होगी। बंध अणु की वियोजन ऊर्जा आबंध क्रम के समानुपाती होती है, अर्थात जिसका आबंध क्रम जितना ही अधिक होगा उसके अणु की बंध वियोजन ऊर्जा उतनी ही अधिक होगी। तो ये था पूरा का पूरा आणविक कक्षक सिद्धांत। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।